गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये एक चेन है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और हाइड्रोजन कैरियर्स की माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ये एक चेन है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और हाइड्रोजन कैरियर्स की जो कि प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, ये शेडेड पार्ट क्या है हमारा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है हम उसे बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर हम उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकते हैं। अब हमारा रेस्पिरेशन के दौरान जितने भी NADH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जितने भी हमारे बने थे, चाहे वो NADH2 था, चाहे वो FADH2 था, जैसे जो लिंक रिएक्शन है और क्रेब्स साइकिल है, ये दोनों ही मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस PMS, और ये है आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है साइटोप्लाज्म। अब जो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अब हमें पता है कि सबसे पहले जो ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होती है, और साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस होती है तब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, और उस दौरान 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके अलावा लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनती है, और जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनती है तब एक NADH2 का मॉलिक्यूल बनता है। और जब एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में उसका साइकिल कंप्लीट होता है तब 3 NADH2 मॉलिक्यूल्स और एक FADH2 मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये जो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या जब ETS के पास आते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अपना प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्होंने निकालकर वापस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। NADH2 आया, NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इसने ETS को दे दिए। FADH2 यहाँ पर आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा ETS को, और खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज। अब जब इलेक्ट्रॉन्स अब इस ETS में से होकर गुजरते हैं तो इनके अंदर जब होकर गुजरते हैं तो उससे क्या होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप होता है। PMS यानी कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब F0 F1 पार्टिकल से होकर गुजरता है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से टूटकर मैट्रिक्स की तरफ आएगा तब ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये ETS में जो हमारा लास्ट पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीजन एटम। तो इसीलिए ये जो ATP फॉर्मेशन हो रही है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट से ही क्या बना ATP। ऑक्सीडेटिव मींस ये ETS तभी चल रही है जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अगर यही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं होएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होएगा तो PMS में प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, और प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो फॉस्फोरिलेशन भी नहीं होएगी। तो इसका होना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसीलिए हम इसे बोलते हैं। ETS क्या है, इट इज अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर्स या हाइड्रोजन कैरियर्स जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ETS में 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जिससे हम
NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। इसे हम, क्योंकि यहाँ पर NADH डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में NADH2 NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स को NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बाद आता है थर्ड कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। सेकंड कॉम्प्लेक्स पे सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में। अब हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था कि सारे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम मैट्रिक्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को छोड़ के, SDH को छोड़ के बाकी सारे एंजाइम क्रेब्स साइकिल के मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो आपको याद होगा क्रेब्स साइकिल में तब FADH2 में कन्वर्ट होता है। तो FADH2 की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी और ये FADH2 अपने दोबारा से यहाँ पर ये FADH2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा और खुद दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा FAD पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दिए और प्रोटॉन्स भी यहीं पर ही छोड़ देगा और खुद दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा FAD पॉजिटिव में। अब ये क्योंकि यहाँ पर एंजाइम सेकंड कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है हमारा उसको बोलते हैं साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट इसमें साइटोक्रोम B आता है, फिर लास्ट में C1 आता है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और जो हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स है उसे हम यहाँ पर एक एंजाइम होती है जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं ETS में। ये चारों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ETS को और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करते हैं PMS में। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है जब F0 F1 पार्टिकल से होकर गुजरेगा तब ATP की फॉर्मेशन होगी। अब जो ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है F0 F1 ये ETS का पार्ट नहीं है। ETS ने तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप किया और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब इसके थ्रू ब्रेक थ्रू होएगा तब ATP की फॉर्मेशन होगी। तो मतलब ETS इसके साथ कपल कर रहा है ATP फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए हम F0 F1 पार्टिकल्स को कपलिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करेंगे। जो सबसे पहले जैसे रिड्यूस्ड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जैसे कि जो भी हमारा लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस में बना, जैसे कि NADH2 बने, तो NADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे आएगा। यहाँ पर ये NADH डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, NADH डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, उसकी मदद से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD पॉजिटिव में और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा FMN को। अब FMN से वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये FMN है, FMN से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे FES को आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को, और FES ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा यूबीक्विनोन। अब यूबीक्विनोन UQ, ये जितने भी ग्रीन कलर में ये बने हुए हैं UQ और साइटोक्रोम C, ये तीनों, ये मतलब साइट यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम C, ये दोनों ही किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कैरियर है। यूबीक्विनोन तो हाइड्रोजन कैरियर है और साइटोक्रोम C क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये क्योंकि है हाइड्रोजन कैरियर, प्रोटॉन कैरियर हाइड्रोजन कैरियर है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो FES से इसने ले लिए और 2 प्रोटॉन्स ये मैट्रिक्स से उठाएगा, 2 प्रोटॉन्स ये मैट्रिक्स से उठाएगा और 2 ये इलेक्ट्रॉन्स इसको FES से मिले। अब यूबीक्विनोन कन्वर्ट हो जाएगा यूबीक्विनोल में, यूबीक्विनोन ON कन्वर्ट हो जाएगा यूबीक्विनोल OL। तो ये मतलब हो गया रिड्यूस UqH2 में। अब इसने ये जो H2 एक्सेप्ट किए थे, ये अपने हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन्स साइटोक्रोम C की मदद से PMS में छोड़ देगा। ये अपने प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की मदद से PMS में छोड़ देगा
और जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो ये पकड़ा देगा साइटोक्रोम बी को और वापस से कन्वर्ट हो जाएगा यूबीक्विनोन को। इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने पकड़ा दिए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के साइटोक्रोम बी को, और इसने अपने जो प्रोटॉन्स थे उसको कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की हेल्प से पीएमएस में पहुंचा दिया। अब साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन्स देगा एफईएस को, एफईएस इलेक्ट्रॉन्स देगा साइटोक्रोम C1 को, और साइटोक्रोम C1 यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, यहां से अब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। तो जो NaDH था इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 उसके बाद जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। तो अब साइटोक्रोम C1 से इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि इनर मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे प्रेजेंट है, पीएमएस वाली साइड, मैट्रिक्स वाली साइड नहीं, पीएमएस वाली साइड प्रेजेंट है इन ऑन द आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब साइटोक्रोम सी इस इलेक्ट्रॉन्स को कहां तक लेकर जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स देगा कॉपर सेंटर नंबर 1, Cu1, इसका मतलब है कॉपर सेंटर नंबर 1। कॉपर सेंटर 1 से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे साइटोक्रोम ए के पास, साइटोक्रोम ए से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे साइटोक्रोम A3 के पास, साइटोक्रोम A3 से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कॉपर सेंटर नंबर 2, और कॉपर सेंटर नंबर 2 से ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट करेगा और वहां प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स में। तो प्रोटॉन्स और ये ऑक्सीजन एटम और ये इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, और ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, या फिर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अब NaDH2, अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो जब इसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन्स तब ये क्या हुआ, रिड्यूस। फिर इसने आगे साइटोक्रोम ए को जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और इसको दिए, तब इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये बार बार जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, रिडॉक्स हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये बार बार हो रही है, उससे इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है कि मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन्स उठकर कहां पर पहुंच जाएंगे, पीएमएस में। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स 1 में भी होता है, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उससे कि इतनी एनर्जी बन जाती है जो कि 2 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से उठाकर हम पीएमएस में चले जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 4 में ये होता है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बार बार हो रही है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट भी हो रहे हैं और लूज भी हो रहे हैं। मतलब पहले इसने एक्सेप्ट किया एफएमएन ने, फिर इसने लूज किए, एफईएस ने पहले एक्सेप्ट किए फिर लूज करके आगे ट्रांसफर कर दी यूक्यू को। तो ये जो बार बार ऑक्सीडेशन, तो बार बार जो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उससे इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है कि प्रोटॉन्स जो हैं हम मैट्रिक्स से ट्रांसफर हो जाते हैं पीएमएस में। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे भी हो रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे भी हो रहा है। अब आप देखो NaDH2 मॉलिक्यूल ने कितनी बार प्रोटॉन्स ट्रांसफर किए। तो एक बार तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से प्रोटॉन्स जा रहे हैं, यूबिक्विनोन को नहीं गिनना हमने इसमें। तो एक बार यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से, फिर तो आप देख रहे हो कि ये जो बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उससे इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है कि 2 प्रोटॉन्स हम मैट्रिक्स से ये कॉम्प्लेक्स उठाकर डाल देता है पीएमएस में। अब NaDH2 मॉलिक्यूल ने एक बार तो यहाँ पर जो रिडॉक्स से एनर्जी डेवलप हुई
तो यहाँ से प्रोटॉन्स ने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में उठा के डाल दिए पीएमएस में, तो 2 प्रोटॉन्स NADH की वजह से यहाँ से गए। फिर यूबिक्विनोन UQH2 ने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की मदद से प्रोटॉन्स को डाल दिए यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे तभी UQH2 में फ्लो कन्वर्ट हुआ, और इसने 2 प्रोटॉन्स को कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की मदद से यहाँ डाल दिया, तो 2 + 2 4 प्रोटॉन्स अब तक हो गए। फिर साइटोक्रोम C से जब इलेक्ट्रॉन्स फिर साइटोक्रोम C से पहुंच गए कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे। अब यहाँ पर भी इतना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो बार बार हो रही है उसकी वजह से इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है कि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन्स को उठा के पीएमएस में डाल रहा है। तो NADH2 की वजह से 2 + 2 + 2 6 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से पीएमएस में गए। अब ये एक रफ एवरेज है कि जब भी 2 प्रोटॉन्स F0 F1 पार्टिकल से जाते हैं इन ETS तब एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। तो NADH2 की वजह से 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बने। ये था हमारा NADH2 का। अब इसके बाद हम करेंगे FADH2। तो FADH2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में कब होती है? क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होते हैं, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट है, तब क्या होता है सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, और जब ये हो रहा होता है तब FADH2 की फॉर्मेशन भी होती है। तो FADH2 की फॉर्मेशन हुई, ये FADH2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को FES को देगा और 2 प्रोटॉन्स को ये यहीं पर लूज कर देगा और वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? FAD पॉजिटिव में। अब ये जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तब FAD पॉजिटिव रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। तो FAD पॉजिटिव रिड्यूस हो गया FADH2 में, और ये FADH2 ने आगे जब इलेक्ट्रॉन्स वापस FES को देगा और प्रोटॉन्स ये लूज कर देगा, तब ये दोबारा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? FAD पॉजिटिव में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स FES के पास पहुंच गए, FES ने आगे इलेक्ट्रॉन्स दोबारा मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर को दिए जो कि है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन्स FES से ले रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के, और 2 प्रोटॉन्स ये मैट्रिक्स से उठा लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा UQH2। यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल में ये कन्वर्ट हो गया। अब UQH2 आगे वही सेम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की मदद से प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर देगा पीएमएस में, और इलेक्ट्रॉन्स को ये दे देगा साइटोक्रोम B ऑफ द कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम B से फिर वही FES के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, FES से साइटोक्रोम C के पास, और साइटोक्रोम C1 अपने इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C वो यहाँ से इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन्स। साइटोक्रोम C यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, और 4 में साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन्स दे देगा फर्स्ट कॉपर सेंटर, और फर्स्ट कॉपर सेंटर इलेक्ट्रॉन्स देगा साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A इलेक्ट्रॉन्स देगा साइटोक्रोम A3 को, साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन्स देगा कॉपर सेंटर 2 को, और कॉपर सेंटर 2 आगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन एटम को। जो ये ऑक्सीजन एटम है ये प्रोटॉन्स के साथ मिलकर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल में, और ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम। तो FADH2 के केस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे रहा? सेकंड कॉम्प्लेक्स से थर्ड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ कॉम्प्लेक्स, और NADH2 में क्या था? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। जब सेकंड कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है तब उससे इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होती कि ये 2 प्रोटॉन्स को यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल दे। तो FADH2 के केस में कितने प्रोटॉन्स ट्रांसफर हुए मैट्रिक्स से पीएमएस में, उसे देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर जब UQH2 ने यहाँ ये जो बना, इसने कॉम्प्लेक्स 3 की मदद से 2 प्रोटॉन्स को ट्रांसफर किया, और उसके बाद एक बार यहाँ पर भी होएगा,
जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो एनर्जी इतनी डेवलप हो जाएगी कि 2 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से पीएमएस में ले जाएगा। तो 2H+ यहाँ पर, 2H+ यहाँ, तो 4 प्रोटॉन्स ट्रांसफर हुए मैट्रिक्स से पीएमएस FADH2 मॉलिक्यूल की वजह से। तो हमें पता है कि 2H+ जब ट्रांसफर होते हैं तब एक एटीपी बनता है। अब 4H+ जब ट्रांसफर होंगे तब कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी। तो एक NaDH2 की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है 3 एटीपी के, और एक FADH2 है उसकी जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है 2 एटीपी के। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या था इन चारों कॉम्प्लेक्सेस का? जो भी ये रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स बने थे NaDH2, FADH2, ये जितने भी रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स बने थे लिंक रिएक्शन में, क्रेब साइकिल में या ग्लाइकोलिसिस में, वो सारे यहाँ पर आते हैं ये मैट्रिक्स वाली साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और इनर मेम्ब्रेन के पास आते हैं मैट्रिक्स वाली साइड से, और यहाँ पर वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज। वहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज, ताकि दोबारा जो भी हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे है वहाँ पर दोबारा जाने के लिए, तो ऑक्सीडाइज होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे देंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होते हैं ETS चेन में से, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, प्रोटॉन कैरियर्स जब भी यहाँ पर फ्लो होते हैं, तो उससे क्या होता है? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स बन जाएगा। और जब ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स F0 F1 पार्टिकल या फिर ATP सिंथेटेज यहाँ से जब ये गुजरते हुए ये ग्रेडियंट जब ये टूटेगा तो F0 F1 पार्टिकल से होते हुए वापस मैट्रिक्स में आएगा, तो उससे मतलब कन्फर्मेशनल चेंज होगी F1 में, और ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ये जोड़ देगा और बना देगा ATP। और ETS में लास्ट हमारा इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है ऑक्सीजन एटम, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ये जो फॉस्फोरिलेशन हो रही है, ATP फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ETS में हमने अभी क्या किया कि ये एक चेन है इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन कैरियर्स की, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये इसका काम क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट को पीएमएस में बनाना है, यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाना। और इलेक्ट्रॉन्स जो ETS को डोनेट कौन करता है? वो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स जैसे कि NaDH2 या FADH2, जो कि हमारे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन या फिर कोई और मेटाबॉलिक पाथवेज में बनते हैं। और ETS के अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 या फिर NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें अभी हमने क्या किया था डायग्राम में? इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? FMN, FES और NADH डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ये इसके पार्ट्स हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर 2, उसके अंदर उसका दूसरा नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। और इसके पार्ट्स क्या हैं? FADH2 या FAD और FES और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये ओनली एंजाइम में क्रेब साइकिल की जो कि मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होती है। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड कॉम्प्लेक्स है ETS का, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 या फिर साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। और इसके पार्ट्स हैं साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर 2 कॉपर सेंटर्स आते हैं, Cu1, Cu2, और साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। और यहाँ पर एक एंजाइम होती है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स है ETS के पास। अब जो 5th कॉम्प्लेक्स होता है वो भी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन वो ETS का पार्ट नहीं होता। उसका काम क्या होता है? ATP की सिंथेसिस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 या F0 F1 particles, they are not part of ETS, but ETS couple with them for formation of ATP
इसीलिए हम इसको F0 F1 पार्टिकल्स को कपलिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं। अब ETS में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ऑक्सीजन एटम और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एटम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम।